नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा सेशन है 58th और आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो अडल्ट्स और बच्चों दोनों से जुड़ा हुआ है। और अपने विषय पर पहुंचने से पहले आप सभी लोगों को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ और बच्चे अपने माता पिता के साथ एक आनंद को महसूस कर पाएँ और स्वयं को सुरक्षित और साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक या व्यवहारिक और भावनात्मक रूप से अपने आप को खुशी का एक स्वरूप दे पाएँ अपने जीवन में। इसी आशा के साथ हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। आज का विषय है इमोशनल वेलबींग एंड इट्स मेंटल हेल्थ कनेक्शन। मेंटल हेल्थ के साथ इमोशनल वेलबींग का क्या कनेक्शन है, इसका पता इस बात से सीधे चलता है जब हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि उनका एडजस्टमेंट अपने परिवार के साथ या अपने कार्य क्षेत्र में और अपने समाज के लोगों के साथ किस तरीके से थोड़ा सा एक समायोजित नहीं हो रहा होता है या उन कहीं ना कहीं वो बिगड़ रहा होता है। वहाँ उसका जो एक होलिस्टिक अप्रोच है, वेलनेस है इमोशनली, वो एक वेलनेस व्यक्ति अपने अंदर महसूस नहीं कर पाता है। साथ में वो अपने व्यवहार को इस तरीके से आकलन करने लगता है कि उसको लगता है कि वो शायद काफ़ी हद तक या तो बहुत कमज़ोर है या वो पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें जिन चीज़ों का जो चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं या जिन चीज़ों का में कमी आ रही होती है वो उसकी अपनी एक हेल्थ है। उसे चाहे आप फिज़िकल हेल्थ भी कह लीजिए या मेंटल हेल्थ भी कह लीजिए। इमोशनल वेलबींग के नहीं सही होने पर या उसके एक बैलेंस मोड पर नहीं होने पर वो अक्सर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर ही प्रभाव डालती है। इसके साथ ही साथ उसके कार्य पर जो उसके रोज़मर्रा के रूटीन कोर्स हैं उन पर और उसकी रिलेशनशिप, चाहे वो बच्चों के साथ हो, अपने पार्टनर के साथ हो या अपने कार्य क्षेत्र में उसके साथ जो सहकर्मी हैं उनके साथ हो, इमोशनल वेलबींग का असर सब जगह बराबर से दिखने लगता है। यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इमोशनल वेलबींग का एक जो सही उदाहरण है वो क्या रखा जाए जिससे हमें और स्पष्ट रूप से समझ में आए कि इमोशनल वेलबींग क्या होती है। इमोशनल वेलबींग का होना एक इस तरीके से आपके जीवन में इसका आधार है कि जहाँ पर आप अपने जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं, जीवन के जो भी बदलते हुए परिदृश्य हैं, उन पर अपने आप को एक बहुत ही व्यवस्थित रूप में पाते हैं। आप उन्हें फेस करने के लिए हमेशा एक तैयार या तत्परता आपके अंदर मिलती है। आपको कहीं बाहर जाना है, आपके साथ कुछ गलत हो गया है, आपकी नौकरी छूट गई है या आपके स्वास्थ्य में कोई उतार चढ़ाव आ गया है, आपके अपने किसी प्रियजन के साथ कुछ अनहोनी हो गई है, इस तरीके के जो भी आपके लाइफ के इवेंट्स हैं, आप उनका कैसे सामना करते हैं और अपने आप को कैसे एक नियंत्रण में रखते हुए सारी चीज़ों को, जो भी आपके चुनौतीपूर्ण सिचुएशंस है, उनका सामना कर पाते हैं। तो यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा कि हमने इमोशनल होने को अपने एक प्रकार से एक नेगेटिव फीलिंग्स के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है। इमोशनल होना एक बहुत ही अच्छी बात है। इमोशनल होने के साथ साथ आपका बैलेंस मोड होना, क्योंकि अगर किसी भी एक प्रकार का इमोशन आपके अंदर ज़्यादा हो जाएगा या उसका एक संतुलन बिगड़ जाएगा तो आप अपने आप को कठिनाई में महसूस करेंगे। मैं चाहती हूँ कि अगर ये सेशन लाइव हो रहा है तो अगर आप में से कोई भी इसको देख रहा है तो प्लीज़ आप अपने किसी भी एक कमेंट के साथ मुझे ये बता सकते हैं कि हमारे सेशंस लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो इमोशनल होने के साथ साथ यहाँ एक और ब्रेन की हमारी एक तरीका है, हमारे पर्सनालिटी का ट्रेट है जिसको हम पूरी तरीके से बदल ही नहीं सकते। हम जिन चीज़ों के साथ पैदा हुए हैं, हम जिस प्रकार के व्यवहार या जिस व्यक्तित्व के मालिक हैं, वो व्यक्तित्व काफ़ी कुछ उसका जो एक प्रतिशत है वो हमें जन्म से ही मिल चुका था। उसके बाद हमने अपने वातावरण से, अपने पारिवारिक वातावरण से, अपने
अपने जो भी हमारी शैक्षिक संस्थाएं थी उनके वातावरण से, सामाजिक वातावरण से बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया। और जब हम 18 से 25 वर्ष के उम्र के बीच के पड़ाव में होते हैं तो हम अक्सर उन सब चीज़ों को सीखी हुई और जो हमको हमारे जन्म से मिली हुई चीज़ें हैं उनको पूरी तरीके से अपने अंदर एक उनका सामंजस्य लाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि हमें एक किस तरीके के व्यक्तित्व और किस तरीके की भाषा, किस तरीके के व्यवहार को अपने अंदर उतारना है और क्या सही और क्या गलत है। इसमें जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो वो हमेशा अपने एक डोमिनेंट ब्रेन के साथ पैदा होता है। अगर आपने सुना ही होगा आमतौर की भाषा में, आप लेफ्ट ब्रेन के हैं, आप राइट ब्रेन के हैं। तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही ब्रेन अपने आप में बहुत एक्टिव ब्रेन है, बहुत सुंदर उनकी संरचना है, उनका तरीका बहुत सुंदर है, किंतु उनके साथ साथ एक व्यक्ति के व्यवहार में उनसे परिवर्तन देखा जाता है। अगर एक व्यक्ति बहुत ही लॉजिकल ब्रेन का है, प्रैक्टिकल है, और दूसरा व्यक्ति बहुत इमोशनल है, तो सिर्फ समस्या ये नहीं है कि जो इमोशनल व्यक्ति है वो ही सामंजस्य नहीं रख पाता। कई बार जिसका बहुत प्रैक्टिकल माइंड या लॉजिकल ब्रेन है वो भी अपने साथ वाले को अपने साथ सामंजस्य करने में कठिनाई की एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो एक व्यक्ति का इमोशनल होना और दूसरे व्यक्ति का कम इमोशनल होना भी कई बार एक समस्या का कारण बन जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति जिस तरीके से आपसे उम्मीद करता है और दूसरा पर्सन उस उम्मीद को नहीं पूरा हो पाता या उसको नहीं पूरी कर पाता, तो वहाँ पर भी बहुत सारी समस्याएं सामंजस्य की उत्पन्न होती हैं। और इसके साथ साथ इमोशनल वेलबींग का एरिया उस व्यक्ति का जो बिल्कुल इमोशनल है और साथ में उस पर्सन का जो कम इमोशनल है या लॉजिकल है, दोनों पर ही असर डालना होता है। तो सिर्फ इमोशनल व्यक्ति ही अपने आप में अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि इमोशनल वेलबींग का जो एक उदाहरण है, तो उसके बाद ये समझना भी बहुत आवश्यक हो जाता है कि इमोशनल वेलबींग में हम जब हमें कठिनाई का सामना करना हो तो हम क्या करें। तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगी हर उस व्यक्ति के लिए जब आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो या आपको कहीं गुस्सा आ रहा हो या आप अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं पा रहे हो, आप ज़बरदस्ती किसी जगह पर बैठे हो, किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी एक सोशल सिनेरियो में बैठे हो जहाँ उससे पहले आपको कोई एक खराब सूचना मिली हो या आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो, या आप जिन लोगों के साथ गए हो उनके साथ आप बहुत अच्छा अपने आप को फिट महसूस नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपकी मेंटल हेल्थ या आपकी फिजिकल हेल्थ खराब हो रही होती है, लेकिन वहाँ पर आपकी इमोशंस जो हैं वो इमोशंस नहीं आ पाते जो आपके आने चाहिए। अगर आप इंटरव्यू में गए हैं तो आप कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए, अगर आप सोशल सिनेरियो में किसी प्रोग्राम में हैं तो आप खुश दिखने चाहिए, अगर आप किसी ऐसी मीटिंग में बैठे हैं तो आप बहुत प्रेजेंटेबल और बहुत अटेंटिव होने चाहिए, जिससे दिखे कि आप उस मीटिंग में पूरा बराबरी से एक हिस्सा ले रहे हैं। अगर इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इसमें 3 चीज़ें आप इमीडिएट करिए जिससे आपको लाभ होगा। सबसे पहले आप अपनी ब्रेथ पर कंसंट्रेट करिए, कोशिश कीजिए बिना किसी को पता लगे आप 3-4 गहरी गहरी सांसों को लें और वो सांस पूरी एक डीप ब्रीथ के प्रोसेस में हो। आप होल्ड भले ही मत करें, लेकिन एक अंदर तक बहुत डीप तक आप उन गहरी सांस को लें, जिससे कि आप अपने आप को एक स्ट्रेंथ दे पाएंगे इमीडिएटली। उसके बाद आप एक अपना जो ग्राउंड है उसमें खुद को पाएं, जैसे आपके सामने टेबल होगा, आपके फिंगर्स हैं, आपकी फाइल है, आपका पेन है या आपके शूज़ के नीचे फ्लोर है, आप चेयर है, आप थोड़ा सा अपने आप को चेयर पर टाइटली फिक्स करें, आप अपनी टेबल को थोड़ी देर के लिए होल्ड करें ड्यू टू वेरी फ्यू सेकेंड्स, नॉट लॉन्ग। वहाँ पर आप देखें कि आप अपने फिंगर्स को प्रेस कर सकते हैं, अपने पेन को थोड़ा सा टाइटली होल्ड करें,
थोड़ी देर के लिए। आप अगर ये सब करते हैं तो आप देखेंगे कि जहाँ पर अभी आप बैठे हैं, आप ऑटोमेटिकली आपकी ग्रेविटी और आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो वहाँ पर सेटल डाउन होने लगेगा। एंड थर्ड नंबर पे आप देखें कि आप एक रुकें थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए अपने ब्रेन को रोकें और अंदर ही अंदर मन में बोलें कि रुको, पॉज। और उसके बाद ये देखें कि आपके ब्रेन में क्या चल रहा था। क्या आपको गुस्सा आ रहा है, या आप इससे पहले की कोई बात को सोचना चाह रहे हैं, या आपके बॉस ने कोई ऐसी बात आपसे कह दी है जिसका आप जवाब देना चाहते हैं, या आप किसी ऐसी जगह पे आए हैं जहां पर आपको लग रहा है कि आपको यहां पर कुछ ऐसे बात ज़रूर बोल देनी चाहिए जो ज़रूरी है। उस समय आप क्या बोलना चाहते हैं और आपके वर्ड्स क्या हैं, एक्शंस क्या हैं, आप एक बार इसको कंसंट्रेट कर लें और देख लें कि मैं क्या बोलना चाह रहा था, मैं किन शब्दों को इस्तेमाल करना चाह रहा था। आप देखेंगे सिर्फ मात्र ब्रीथ लेने से, अपने ग्राउंड को फील करने से और अपने आप को एक बार ये कहने से रुको और इवैल्यूएट, एक बार देखने से, उसको रिहर्सल करने से आप हार्डली 3 से 4 मिनट का समय मुश्किल से देंगे और आप देखेंगे कि आपका इमोशनल वेलबींग ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप गुस्सा में हैं तो आप देखेंगे सिर्फ रुको और एक बार रिहर्सल करने के लिए कि मैं क्या बोलने जा रहा था, मैं क्या एक्शन करने जा रहा था, आप देखेंगे कि वो इम्पल्स जो आपको बार बार आ रही थी वो इम्पल्स वहीं पे मेल्ट डाउन हो जाएगी और आप अपने आप को उस वाली फीलिंग से बाहर निकाल लाएंगे जिसमें आप पहले उलझे हुए थे। तो ये हो गया, आपने यानी कि अपना इमोशनल वेलबींग हासिल कर लिया। जब आप अपने इमोशनल वेलबींग को हासिल कर लेते हैं और आप चाहते हैं कि आपको आगे कभी भी इस तरीके की चीज़ों का सामना नहीं करना पड़े और आप हमेशा ही इमोशनली बहुत ही हेल्दी रहें, क्योंकि हम अक्सर अपनी मेंटल और फिजिकल फिटनेस के पर बात करते हैं, किंतु उसके साथ साथ हमारा इमोशनल वेलबींग, हमारा सेटल डाउन होना, हमारा एडजस्टेबल होना, हमारा एक फ्लेक्सिबल मोड पर होना, ये बहुत ही ज़रूरत है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, क्योंकि हर दिन आने वाली चीज़ें हर एक की लाइफ में कहीं ना कहीं किसी प्रकार के चैलेंजेस से जुड़ी हुई होती हैं। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पर मैं आपको टिप्स देना चाहूँगी, जो टिप्स मैं अक्सर अपने प्रीवियस सेशंस में भी आप तक पहुँचाती आई हूँ, उसी से रिलेटेड है। अगर आप इमोशनली बहुत स्ट्रेंथफुल रहना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी बॉडी को मूवेबल रखिए, यानी कि आप अपने ऑडियो, विजुअल और मोटर को एक इस तरीके से एडजस्ट कीजिए कि कम से कम आप फिजिकली 1 से 1.5 घंटा एक हार्डकोर वर्क में इन्वॉल्व हो। आपका फिटनेस, आपका घर का काम, आपका थोड़ा सा योगा, ये सारी चीज़ें, आपका स्पोर्ट्स, डांस, कुछ भी ऐसे मूवमेंट्स जिसमें आप एक अच्छी मेहनत करें, वो कम से कम पीरियड, सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं और भी आपके घर के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, आपकी गाड़ी की सफाई, ये सब कुछ ऐसे काम है जिसमें आप अपने फिजिक को मूव करते हैं। यानी कि आपने अपने पौधों की को दोबारा से रिपोर्टिंग कर दिया, या आपने उनमें वाटरिंग कर दिया, आपने कटिंग कर दी, आपने उन्हें एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस कर दिया। जहां आप भारी गमलों को उठाते हैं, जब आप उठाते हैं तो आप देखते हैं कि एक अलग सी स्ट्रेंथ आपकी पूरी बॉडी से ऐसे कामों में लगती है। आप अपनी गाड़ी को साफ करते हैं, तब आपने देखा होगा कि आप बहुत सारा फोल्ड होना, मुड़ना, खड़े होना, हैंड्स का मूवमेंट, लेग के मूवमेंट्स, तो आप देखते हैं होल बॉडी इसमें वर्क करती है। तो यहाँ मैं ये स्पेसिफाई नहीं करूँगी कि कौन सा योगा या कौन सी एक्सरसाइज, ऑल काइंड ऑफ वर्क जिसमें भी आपकी बॉडी एक कोऑर्डिनेशन के साथ इन्वॉल्व होती है, ऐसे हार्डकोर वर्क आपको कम से कम पूरे दिन में 1 से 1.5 घंटे का पीरियड होना चाहिए। इसमें सभी कुछ आ जाता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, फिटनेस हो या आपके घर के काम। इसके साथ साथ आप अपने रूटीन को ज़रूर सेट करें। आपका खाना पीना, सोना, काम करना, जागना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कब टीवी देखते हैं और कब मोबाइल देखते हैं, आप कब बुक रीडिंग करते हैं और कब न्यूज़पेपर देखते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। कोशिश करें कि आप अपने जो आपका रूटीन है उसको बिल्कुल सेट रूटीन की तरह चलाएं और उसमें कोई भी चीज़ इग्नोर ना हो रही हो। साथ में आपका कनेक्शन टू द
विद द सोशलाइजेशन, आपका चाहे वो पड़ोसी हो या आपके रिश्तेदार या आपके फ्रेंड्स हो या आपके सहकर्मी, आप उन सब के साथ किस तरीके से कनेक्टेड हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो किसी को फ़ोन ही नहीं करते, हमारे पास कोई फ़ोन नहीं आता, हम कहीं किसी के घर नहीं जाते और हमारे घर कोई नहीं आता, ये ज़रूर बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। कोशिश करें ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स को आप भरने का प्रयास करें। साथ में आप फॉरगिवनेस की पॉलिसी पर जाएं। फॉरगेट की पॉलिसी को मैं नहीं कहती, क्योंकि अगर आप भूल गए तो हो सकता है आपको कुछ बड़ा नुकसान भी हो जाए, तो भूलिए मत, लेकिन लोगों को छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए। आप अगर दूर भी हटना चाहते हैं तो एक बार उनको मेंटली डिटैच कर दीजिए, उनके साथ मेंटली कनेक्ट मत रहिए। अगर आप दूर भी चले गए हैं लेकिन कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब कि आपने चीज़ों को छोड़ा नहीं। तो चीज़ों को छोड़ना सीखिए। आप भूलें या माफ़ करें वो एक अलग मैटर है, लेकिन कोशिश करें कि आप डिटैच पॉलिसी पे आ जाएं। और आपको अगर कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति की कोई बात बार बार याद आ रही है, इट मीन्स कि आप चाहे कितनी भी दूर हैं, आप उस चीज़ से कनेक्टेड हैं, और आपका कनेक्शन ही आपकी प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। तो आपका हटना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ दूसरों के लिए कुछ ज़रूर करें। दूसरे मीन्स आप चैरिटी करें, आप थोड़े से अपने रिलीजन के साथ कनेक्ट हों, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हों, नेचर के साथ कनेक्ट हों। तो दूसरे को वो हर चीज़ दूसरी है जो आपके सेल्फ से हटी हुई है। आपने अपने बच्चे के साथ स्पोर्ट्स खेला, आपने अपने पौधों को पानी दिया, आपने कहीं किसी ऐसी जगह पर जा कर के कोई समय बिताया, आपने लाइब्रेरी में समय बिताया, आपने कहीं पर भी, आपने कहीं चैरिटी करे, आप कहीं कहीं कुछ ऐसी जगहों पे घूमने गए, आपने अपने आसपास में प्लांटेशन किया, तो आप देखेंगे कि आप जब दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो वहाँ पर वो दूसरे सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकती हैं, वो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके साथ आपको, एनिमल्स के लिए आप वर्क कर सकते हैं, जिसके साथ और जिसके लिए काम करना आपको अच्छा लग रहा है, जहाँ आपको खुशी मिल रही है, तो वो चीज़ें भी आपको ज़रूर करनी चाहिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि हर व्यक्ति से, इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर कहूँगी कि आप वीक में एक डे ज़रूर बनाएं जिसमें आप थोड़ी सी चैरिटी करें, और हो सके तो अपने घर के बच्चों और अपने घर के और अदर फैमिली मेम्बर्स को भी उसमें इन्वॉल्व करें। आपका स्लीप साइकिल बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। कोशिश करें कि स्लीप साइकिल को मैक्सिमम डेज आप सेम रखें, और एक अगर आपका कोई छुट्टी का दिन है या आपका हॉलीडे है, उस दिन अगर आप रात में 1 घंटा ज़्यादा जगते हैं तो आप ये कैलकुलेशन मॉर्निंग में 1 आवर की ही लगाएं। लाइक आपका सोने का समय रोज का 11 बजे था और उठने का समय 6 बजे, तो आपने अगर किसी दिन 12 बजे सोए हैं तो उठने का समय 7 बजे रखिए। 8, 9, 10, 11 ये पूरी गलत अप्रोच है कि आज छुट्टी है और आज हम ज़्यादा सोएंगे। जिस दिन छुट्टी है कोशिश करें कि उस दिन आप कुछ अलग वर्क करेंगे, कुछ और वर्क करेंगे। तो आपका अगर स्लीप साइकिल एक्यूरेट होना चाहिए, 1 घंटा अगर आपने इधर से कटौती करी है तो आगे आप 1 घंटे की ही बढ़ोतरी करें, उसे 4 घंटे या 3 घंटे करके अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब बिल्कुल ना करें। साथ में आप अपने प्रति बहुत ही एक काइंडफुल रहें। आपको देखना होगा कि आपको क्या गाने सुनने के लिए, टीवी देखना, बुक रीडिंग, नॉवेल पढ़ना, मूवी देखना, लोगों के साथ जाना क्या अच्छा लगता है। और अगर आप अपनी 24 घंटे की एक साइकिल में इनमें से कुछ भी नहीं कर पाते, इसका मतलब कि आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, और इसका असर भी आपके इमोशनल एरिया पे पड़ेगा। आप काम करते रहेंगे लेकिन साथ में ये भी सोचते रहेंगे कि मैं अपने लिए समय नहीं निकाल पाता या पाती, और मैं तो गाना सुनना चाहती थी, मैं तो मूवी देखना चाहती थी, मैं तो चाहती थी मेरे फ्रेंड्स होते, और हम वो सब नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। तो बी काइंडफुल फॉर योर सेल्फ। साथ में आप आपकी सेल्फ अवेयरनेस, आपने क्या खाया है, आपने कितना पानी पिया है, आपने कितनी एक्सरसाइज करी है, आपके विचार क्या चल रहे हैं, आपके हैबिट्स क्या हैं, आपके एक्शन क्या हैं, आपका कैरेक्टर क्या बन रहा है, ये सारे ट्रेट्स का इवैल्यूएशन और इनके बारे में एक अच्छी जानकारी होना, यानी कि अवेयरनेस रखना, ये बहुत ज़रूरी है। हम बाकी चीज़ों के प्रति तो बहुत अवेयर होते हैं, हमारे बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, हमने लोगों को, अपने घर के लोगों को खाना दिया है या नहीं दिया है, लेकिन कई बार सेल्फ अवेयरनेस लैक कर जाती है, और सेल्फ अवेयरनेस की लैक करने से हम या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या हम लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। दोनों ही कंडीशन में हार्म हमें ही होता है, तो हमारी इमोशनैलिटी कहीं ना कहीं गड़बड़ाती है। तो जब हम फाइनली अगर एक थॉट रखें कि इमोशनल वेलबिंग क्या है, तो इमोशनल वेलबिंग ये है कि वॉच योर थॉट, दे बिकम
जो आपके वर्ड्स बनने वाले हैं, आप क्योंकि आपके विचार ही आपके शब्दों के रूप में आगे बाहर आते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं। तो आप अपने थॉट्स को देखें और जो वर्ड्स शब्दों में बन जाएंगे, आप अपने वर्ड्स को देखें जो आपके एक्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने कहा कि मैं तुम्हें एक चांटा मार दूंगा, तो ज़रूर आपका हाथ चांटा मारने के लिए उठ भी सकता है। तो आपके विचार, विचार से निकले हुए शब्द और शब्द से निकले हुए एक्शन, और फिर उसके बाद आप अपने एक्शंस को देखें कि क्या वो आपकी आदत में तो शामिल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जब आप बार बार सोच रहे हैं कि मैं इसे मारूंगा, तो आप बोलेंगे कि मैं तुम्हें चांटा मारूंगा, उसके बाद आप मारेंगे और ये हैबिट आपकी स्टैब्लिश हो जाएगी, यानी कि मैच्योर हो जाएगी और आप बार बार चांटा मारेंगे। तो यहाँ इस तरीके से करके आप अगर अपने थॉट को देखते हैं, अपने वर्ड्स को देखते हैं, अपने एक्शंस को देखते हैं, आप अपने हैबिट्स को देखते हैं, आप अपनी जो कैरेक्टर है उसको देखते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपका कैरेक्टर बनेगा वही आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। यानी कि लोग कहेंगे फला व्यक्ति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो यानी कि अब आप कहाँ पहुँच गए, एग्रेसिवनेस की तरफ। तो अब आप एग्रेसिव व्यक्ति हो गए, आप अल्कोहलिक हो गए, आप एक लो कॉन्फिडेंट व्यक्ति हो गए। तो आपका हर एक चीज़ पर नज़र डालना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें कि आज चिल्ड्रंस डे है, तो बड़ों की तो बात बहुत हो गई, और ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं इसे एक हर एक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा है या बड़ा, वो सभी अगर इसे फॉलो करता है, तो आई होप कि आप लोगों को कभी भी इमोशनल वेलबींग या के इश्यूज़ पर कोई भी चैलेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। अब अगर बच्चों की बात करें, तो बच्चों को क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं या उनके अंदर एक एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है। तो बच्चों की जो एंग्जाइटी है वो सबसे ज़्यादा उनके वातावरण से क्रिएट होती है, और उस वातावरण में उनके जो इमीडिएट पेरेंट्स हैं, यानी कि उनके फादर और मदर, उनका बोलना, वो अपना क्या बोलते हैं, क्या वर्बलाइज करते हैं। आप अपने बच्चे को कितना भी प्यार करते हैं, लेकिन अगर आप उसे किसी तरीके से वर्बलाइज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनके अंदर एक एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है। कोशिश करें कि उन्हें स्पेस दें, उन्हें अपने तरीके से खेलने दें। कई बार हमने देखा है कि आप अगर एक अपने बच्चे के लिए कोई ब्लॉक्स लेकर आते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो बच्चा उसी तरीके से खेले जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है, लेकिन कई बार बच्चा उसे अपने तरीके से खोलता है। वो एक कार लाता है, कार में से सबसे पहले उसके व्हील्स के ऊपर जो रबड़ बैंड है उसको निकाल देता है, और उसके बाद कई बार वो अपने उनके व्हील्स को भी निकाल देता है और विदाउट व्हील्स अपनी कार को चलाता है। अब इसमें उसका क्या कनेक्शन है, ये ऐसा वो क्यों करता है, उसे स्पेस दें और ऐसा उसे करने दीजिए, क्योंकि वो इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं कर रहा है। तो अगर हम बार बार उसे नरेट करते हैं, बेटा ऐसे खेलो ऐसे खेलो, इसका मतलब कि हम उसकी लाइफ में करेक्शन को इंजेक्ट कर रहे हैं। तो करेक्शन बाय डिफॉल्ट खुद होने चाहिए, टाइम टू टाइम, एज पर द नीड, नॉट एज पर द डिक्टेशन, कि आपने डिक्टेट किया और बच्चा वैसे ही करना शुरू कर दे। इन सारी चीज़ों से बच्चे के अंदर भी एक एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती होती है, जिससे कि उसका इमोशनल वेलबींग का एरिया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम बच्चों में चाहें कि बच्चों को ऐसा क्या चीज़ें दें जिससे कि वो नॉन एंशियस चाइल्ड बने, जिससे उनका इमोशनल वेलबींग बहुत ही बैलेंस मोड पे रहे, तो हम सबसे पहले ये देखें कि बच्चों को एक परफेक्ट हेल्प की ज़रूरत होती है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनको डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं होती कि उन्हें कोई हमेशा बताते रहे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। वो बहुत सारी चीज़ों को देखकर भी सीख रहे होते हैं। तो आप अपने कोशिश करें अपने बच्चे को परफेक्ट बनाने के बजाय उसको सपोर्ट करना शुरू करें कि वो क्या चाहता है, वो किस लेवल पे आपको सपोर्ट। अगर वो कहता है कि मेरे कार के मम्मी मेरी कार के ये जो टायर हैं इनको निकाल दो, तो आप उससे ये मत पूछिए कि क्यों निकाल दो, नहीं बेटा ये तो टूट जाएगी। तो आपने क्या किया कि उसको हेल्प करने की जगह आपने उसको बताना शुरू कर दिया कि क्या सही है और क्या गलत है, जबकि वो आपसे सही और गलत सीखने नहीं आया था, वो आपसे हेल्प मांगने आया था कि मेरी कार के पहिए निकाल दो। हमने उसे वहाँ पे करेक्शन मोड पर लाना शुरू कर दिया, और वहाँ पर वो जिस प्ले के साथ कनेक्ट था, अपनी खेल के साथ कनेक्ट था, अपने
इमोशंस के साथ कनेक्ट था, वहाँ हमने उसको उसके इमोशंस से डिस्कनेक्ट कर दिया और वहाँ हमने उसे सिखाना पढ़ाना या बहुत आइडलिज्म में कि नहीं बेटा, और वहाँ पर हम एग्जाम्पल भी दे देते हैं, देखो बेटा आपका कज़न ब्रदर है वो अपने खिलौने कितने संभाल के रखता है, उनकी अभी तक सारी कार, आप सारे खिलौने तोड़ देते हो। अब हमने यहाँ दूसरों का एग्जाम्पल दिया, उसके बाद उसे क्रिटिसाइज भी कर दी, उसको कंप्लेंट भी कर दी, उसका कंपैरिजन भी कर दिया एक साथ। बाप रे बाप, इतनी चीज़ें बच्चा कैसे झेलेगा। वो 3 और 4 साल का बच्चा मात्र आपके पास एक सपोर्ट मांगने आया था और आपने सपोर्ट के बदले में उसको इतनी सारी चीज़ें दे दी। वो आपके साथ क्लासरूम अटेंड करने नहीं आया था, ना आपसे लेक्चर लेने आया था। तो प्लीज़ पेरेंट्स से मेरा बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चों के साथ उन देखें वो मांगने क्या आए हैं, और उसके बाद ही आप देखें थोड़ा सा एक पहिए का कार का टायर अगर आप निकालने में उसकी हेल्प कर देते तो शायद वो बहुत ही सपोर्टिव होकर अपने प्ले को कनेक्ट कर पाता जिसके लिए वो आया था। उसका ऑब्जेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी है कि उसका उद्देश्य क्या था। तो यहाँ ऐसे भी हम देखते हैं कि आई थिंक कि ये एग्जाम्पल अपने आप में काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जिससे आप समझ रहे होंगे और आप खुद ही कनेक्ट कर लीजिएगा कि हम ऐसा अपने एक दिन में अपने छोटे बच्चों के साथ कितना बहुत कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिससे उनकी एंग्जाइटी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनका इमोशनल करेक्शन, कंप्लेन, कंपैरिजन ये हमेशा ही चलते रहें। तो इन 3 जो सी है इनको एलिमिनेट कर दीजिए अपने बच्चे की लाइफ से। आप देखेंगे आपके बच्चे का इमोशनल वेलबींग बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। कोशिश करें कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है कि वो सबसे अच्छा करे, वो बहुत अच्छे से बोले, वो बहुत अच्छे से डांस करे, वो बहुत अच्छा करे, तो कोशिश करें कि ये बहुत अच्छा कई बार बच्चे के ऊपर एक बर्डन बन जाता है। आप उससे बताएं करें, सिर्फ करें, वो अब अच्छा करे, वो अपने साथियों को करता हुआ देखेगा, अगली बार में और उसको एक फिनिशिंग लाएगा, दूसरे बच्चों के साथ को देखेगा, लोगों को अप्रिशिएशन देखेगा कि लोगों को कैसे अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसी के साथ के बच्चों को वो उनसे सीखेगा और धीरे धीरे करके वो अपने अंदर जितनी उसके अंदर क्षमता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को इम्प्रूव कर लेगा। आपका बार बार ये करना और अच्छा करो और अच्छा करो, देखो वो कितना अच्छा बोल रहा था, तो जब आप ये बताते हैं कि देखो वो कितना अच्छा बोल रहा था, तो आप ये भी बता रहे होते हैं कि देखो तुम अच्छा नहीं बोल रहे थे। तो आपने क्रिटिसाइज फिर कर दी और कंप्लेन उसके साथ उसको एक शिकायत करने के साथ साथ आपने उसको ये भी बता दिया कि तुम अच्छा नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे करके आपके ऐसे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बच्चे को एंग्जाइटी बढ़ा देते हैं। तो अगर आप इस तरीके के व्यवहार को सपोर्ट और उसको सिर्फ करो, यानी कि उसका पार्टिसिपेशन, आपने उसको कहा कि क्लास में होमवर्क, क्लास का होमवर्क करो, बहुत अच्छा करो, एग्ज़ाम में अपियर हो, बहुत अच्छा एग्ज़ाम करो, ये वो अपने आप ही अपनी स्किल्स और अपनी योग्यताओं के आधार पर अचीव कर लेता है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी सी बातें जो कि हम रोज़मर्रा की अपने जीवन में अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ तो अक्सर ऐसा कर रहे होते हैं जिससे कि इमोशनल एरिया हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ मैं चाहूँगी सेशन के एंड में एक थॉट हम हमेशा एलिमिनेट करते हैं। हम अक्सर लोगों को ऐसा वाक्यों के द्वारा इंट्रोड्यूस करते हैं, ये बहुत ही इमोशनल है, ये सोचते ज़्यादा हैं या ये सोचती ज़्यादा है। ऐसे वाक्यों को एलिमिनेट करिए। सोचना या इमोशनल होना कोई पाप नहीं है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है। आप उनसे पूछें आप क्या सोच रहे हैं, आप उनसे पूछें आपको कैसा विचार चल रहे हैं, आपके भाव कैसे हो रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, तो शायद आपका व्यक्ति आपके साथ ज़्यादा सामंजस्य रखता हुआ अपनी चीज़ों को आप तक पहुंचा पाएगा। अगर आप उसको ये इमोशनल बहुत हैं और ये सोचते ज़्यादा हैं या सोचती ज़्यादा हैं ऐसे वाक्यों से संबोधित करेंगे या उसका परिचय ऐसे वाक्यों से करेंगे तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली ही आपसे दूर हो जाएगा। और तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करूंगी और आपसे आशा करूंगी कि आप हम तक अपनी समस्याओं को और अपने विचारों को जो भी आप महसूस करते हैं हमारे इन साइकोलॉजिकल सेशंस में, तेरी मेरी कहानी में, तो और भी अपने विचारों को हम तक पहुंचाते रहेंगे। हमारा मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर है 9411731750। आप हमारे इस नंबर पे अपने कमेंट्स को भेज सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसमें आपकी जो भी समस्याएं हैं
उसका बेहतर जो भी एक विकल्प होगा वो हम आपके को सहयोग उसका देते रहेंगे। और तेरी मेरी कहानी को देखने के लिए और इसको एक अच्छे अंदाज में इसको सराहना करने के लिए आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ। और जो लोग भी इस सेशंस को देखें, कोशिश करें अपने आसपास और अपने प्रियजन को अधिक से अधिक इसे शेयर करें, जिससे साइकोलॉजिकल सेशंस का जो एक महत्व है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो अधिक से अधिक लोगों को पहुंच पाए और हमारे समाज से मानसिक स्वास्थ्य के लिए जिस तरीके की भी अवधारणा है, जिस तरीके के स्टिग्मा है, टैबू है, हम उन सब लोगों इस चीज़ों से बाहर निकल पाएँ और एक स्वस्थ समाज का गठन कर पाएँ। यही इसी उद्देश्य के साथ अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ आप सब लोगों के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।